स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फिटनेस का वीडियो वायरल किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य दलों ने इसे निशाना साधा है कि हमें विकास चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। फिटनेस मंत्र सब अपने आप सीख लेंगे, लेकिन जो चुनौतियां हैं सरकार उनसे पीछे हट रही है। चलिए, क्या बड़ी चुनौती हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साबा सेक्टर में बीती रात बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सहित 4 जवान शहीद हुए हैं और पाकिस्तान रेंजर्स ने गोलीबारी की है। सीज फायर का सीधा उल्लंघन। अब तक इस वर्ष से 27 जवान सीमा पर शहीद हो चुके हैं। यही आज का बड़ा मुद्दा है। देखिए मजमून और हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के पास। भाजपा नेता और मंत्री इन दिनों अपने फिटनेस वीडियो आमजन के बीच शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना एक फिटनेस वीडियो वायरल किया है। मोदी के इस वीडियो के साथ ही प्रतिपक्ष के हमले भी शुरू हो गए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए मोदी से मांग की है कि सीमाओं पर जवानों की शहादत बढ़ रही है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में फिटनेस के साथ देश के मुद्दों पर भी गौर करना चाहिए। किसानों पर जो मार पड़ रही है, ऐसा मैंने मेरी जिंदगी में इस मौसम में कभी नहीं देखा। अतिवृष्टि हुई है, ओलावृष्टि हुई है, किसानों में हाहाकार है, फसलें चौपट हो गई है, बर्बाद हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। और मुआवजे के नाम पर जो मजाक किया जा रहा है किसानों के साथ में, खेती और मजदूर के साथ में, वो हम आपके सबके सामने हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के सांबा में बुधवार तड़के ही सीज फायर के उल्लंघन से हुई फायरिंग में 4 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें 3 राजस्थान के हैं। इसी को लेकर गहलोत ने मोदी के फिटनेस मंत्र पर निशाना साधा है। सीमा पर बिगड़ते हालात हमेशा राजनीति के मुद्दे रहे हैं। सरकार चाहे यूपीए की हो या फिर एनडीए की, 2014 से पहले सीमा पर जवानों के साथ हुई बर्बरता को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। मोदी सरकार अपने कार्यकाल में हुई सर्जिकल स्ट्राइक को बड़ी उपलब्धि मानती है। देश के फौजी चुपचाप हाथ पर हाथ धरे रह करके बैठे रहना पड़ता था। बगल में बंदूक हो तो भी बंदूक चलाने का उसको इच्छा हो तो भी नहीं कर पाता था। वातावरण ऐसा बना दिया गया था, फौजियों को मारा जा रहा था। भाइयों बहनों, मैंने फौजियों से बात की, समझने का प्रयास किया, उनके मन के इरादे को जानने का कोशिश किया। और जब हमारी फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की, मोदी सर्जिकल स्ट्राइक को बेशक बड़ी उपलब्धि मानते हो, लेकिन सीमा पर हालात अभी भी ज्यादा बेहतर नहीं है। किसान, जवान, बेरोजगार हमेशा सियासी दलों के मुद्दे रहे हैं और इस वर्ग के प्रति हमदर्दी भी खूब दिखाई जाती है। लेकिन सत्ता के सिंहासन पर पहुंचते ही मजबूरियां और नियम कायदे याद आने लगते हैं। ऐसे में कुछ मुद्दों पर एक्शन होना चाहिए, सियासत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने मजमून देखा। हम इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि 27 जवान जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर अब तक इस वर्ष शहीद हो चुके हैं। 4 जवान जो शहीद हुए हैं 3 राजस्थान के हैं। और जो आप बयान सुन रहे थे अभी हमारे मजमून में, वो बयान पहले के हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने एक सभा में ये बात कही थी। और साथ ही हाल ही में किसानों के मुद्दे पर अशोक गहलोत ये बात बोल रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा है कि जब फिटनेस मंत्र सामने आया और सांबा सेक्टर के शहादत सामने आई है तो उस पर ट्वीट किया उन्होंने, और उन्होंने साफ कहा है कि बेरोजगार किसान और जवान त्रस्त हैं, लेकिन मोदी साहब अपने फिटनेस में मस्त हैं। चलिए, यही हमारा मुद्दा है और हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं, कर्नल डीएस लोह मरोड़ हमारे साथ हैं और शील दवाई जी भाजपा से हमारे साथ में हैं, प्रयास जोशी जी कांग्रेस से हमारे साथ। सभी का स्वागत है। कर्नल साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि हर राजनीतिक दल जब हम अपोजिशन में होते हैं या फिर हम थोड़ा कुछ करते हैं तो इस बात को काफी बुलाने की कोशिश करते हैं कि सेना के लिए हमने ये किया। अगर 2014 से बात करें अब तक तो करीब 300 बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। इसी साल की बात करें तो 27 जवान शहीद हो चुके हैं। शहादत को हम सलाम करते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन आप बहुत गहराई से जानते हैं, बहुत नजदीक से जानते हैं कि परिवार भी होता है उनका अपना देश के साथ साथ। जिन शहीद
जिन परिवारों में इस तरह की शहादत दी जाती है, कितनों लोग जाकर के पहुंचते हैं, जिस दिन उनको तिरंगे में लपटे हुए हैं तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तब उनके आकाश गुंजा देने वाले नारे लगते हैं, लेकिन उसके बाद की स्थिति किसी को मालूम है कि क्या पोजीशन होती है। ये बड़ी दिल दहला देने वाली बात है। राजस्थान इससे अछूता नहीं है। राजस्थान में बहुत सारे लोग जानते हैं, कई मरतबा ऐसी स्थिति बनती है कि एक थोड़ा सा सम्मान चाहिए कि किसी शहीद की मूर्ति का अनावरण करना है, नेताओं के चक्कर लगाए जाते हैं, इस शहादत को भुनाने की तो कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत आप जानते हैं। ये कब तक चलेगा इस सिलसिले? जी चंद्र साहब। जी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो सारे आज तक जिन शहीदों की आप चर्चा कर रहे हैं उनको और उनके परिवार को मेरा नमन। आपका जो मुद्दा है बहुत ही सेंसिटिव इशू है और जिसके ऊपर पब्लिक डोमेन में हमने बहुत बार सुना है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लोग जो इससे नॉलेज रखते हैं और इससे जुड़े हैं, वो अपने अपने विचार समय के साथ बदलते रहते हैं। मेरा ये मानना है पॉलिटिकल इश्यूज पे मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जहां तक हमारे सेनाओं के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के इन सारे इश्यूज के ऊपर और इनके वेलफेयर रिलेटेड चीजों का सवाल है, मैं जितना मैंने मेरे सर्विस के दौरान देखा है, रीजनेबल लेवल तक जवान और हम जब लोग बॉर्डर स्पेसिस के लिए मिलिटेंस से लड़ाई हो या वेरियस ऑपरेशंस में हो, हमारा जहां तक मानना उस टीम वर्क में कोई इस तरह की हमारे में भावना नहीं मैंने पाई मेरे जीवन में। मैं श्रीलंका में भी 2 साल रहा, उसके बाद पंजाब मिलिटेंसी के दौरान रहा और कश्मीर में मेरे 15 साल टोटल मेरे सर्विस के रहे। और जहां तक सवाल है कि एक बार शहादत होगी और उसके बाद की जो कार्रवाइयां हैं, कुछ समय पहले करीब 10 साल पहले से कुछ दिक्कतें आया करती थी सोल्जर्स को। जब हम शहादत हो जाती थी फील्ड एरिया में, ऑपरेशनल एरिया में, हमारी डेड बॉडीज को वापस लाने में दिक्कत आती थी। पर आज मैं मानता हूं कि जो चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट है सोल्जर्स की, लास्ट राइट्स की, उनकी भावनाओं के साथ पब्लिक का खड़ा होना, बहुत सुधार हुआ है। मैंने सन 85 से लेकर के देखा है एंड वैसे इंप्रूवमेंट की कोई सीमा नहीं होती। कुछ जगह कमेंट्स आते हैं कि जब गांव में जाते हैं जनता बड़ी भावुक होती है, हमारा सम्मान करती है, और मैं उसके लिए हमारे पूरे सब देशवासियों का, आप जैसे चैनल और जो मीडिया सबका नमन करना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी हमारी जो दिक्कतें आती हैं, एक बार जब ये छोटा मोटा मीडिया कवरेज से बाहर हो जाते हैं तो कई केसेस में हमने देखा है कि उनको दिक्कतें आती हैं और उसमें प्रयास तो सबके रहते हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है। और जैसे जितना जल्दी हो उतना हमारा मोराल अच्छा रहेगा सैनिकों का बॉर्डर एरियाज में। नेक्स्ट, आपने कभी सर्जिकल स्ट्राइक का एक पॉइंट छेड़ा। मेरा मानना है सर्जिकल स्ट्राइक को और इस तरह के सेना की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको हम पॉलिटिसाइज ना करें तो बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल। नंबर 2, आपने एक इश्यू और बोला कि फिजिकल फिटनेस का एक जो मोदी जी का सम इश्यू चला आ रहा है जी, किसी भी उस पे कांग्रेस ने कमेंट किया है। जी 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 जी, जी। मेरा ये मानना है कि एज ए लीडर कोई भी, जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी नेता हो, और जहां तक सेनाओं का प्रश्न है, वाइल वी आर इन यूनिफॉर्म, वो हमारे बड़े हैं और उनका अगर कोई इश्यू है फिजिकल फिटनेस को लेकर के, मैं उनसे सहमत हूं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, डजंट मैटर एट ऑल। क्योंकि फिजिकल फिटनेस एक सोसाइटी में अगर आती है, उससे हमारे ही देश के इश्यूज में फायदा रहता है, नागरिक की हेल्थ एजुकेशन बढ़ती है, बहुत सारे काम है जो अच्छी फिजिकल हेल्थ से जुड़े हैं और उसका मैं समर्थन करता हूं। फिजिकल फिट इंडिया रहेगा, फिजिकल फिट युवा रहेगा, वही तो प्रयास है हमारे सेना और जितने भी इस तरह की कार्य। चलिए, मैं कर्नल साहब आपके पास में लौटूंगा। मैं एक बार महेश शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। लगातार शहादत की खबरें आ रही हैं, आए दिन सीज फायर का वायलेंस उल्लंघन हो रहा है बॉर्डर पे। ये कब तक चलेगा? क्योंकि एक सियासी बयान 2014 से लगातार ये सुनने को मिल रहा था। मोदी साहब का भी बयान भी हमने सुना सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में, कि पहले जवानों के पास में राइफल्स होती थी लेकिन वो लेके बैठे रहते थे, एक मजबूर दिखाई देते थे कि वो राइफल का उपयोग भी नहीं कर पाते थे। स्थितियां सुधरी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में एक मैसेज था, जब मनोहर पर्रिकर हमारे
रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि अब शायद पाकिस्तान के समझ में आया होगा, लेकिन उसके बाद से तो लगातार उल्लंघन हो रहेंगे। तो समझ में मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के आया होगा, उसके बाद तो हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है। ये तो देखिए, जहां तक अभी जो जैसा माहौल बनाया है कि रमजान के महीने में कि सीज फायर किया गया जी, खासकर आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहां कोशिश ये की गई थी। इस चीज का लाभ उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने अपनी गोलीबारी, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। रमजान का महत्व सिर्फ ये है कि आप हम आदर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भी देखना होना चाहिए कि अगर शत्रु अगर इस तरह से वारदात करता है या इस तरह का उल्लंघन करता है तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। जैसे कि जितने भी समाचार आ रहे हैं कि उसके मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो सीमा पे जिस तरह की जो हो रही है मामला, ये दोनों ही है। ये सीपेक जब से आपने ये देखा होगा वन रोड वन जो उनका जो है रूट का जो चल रहा है, तब से लेकर के भारत भी उद्वेलित है इस मामले को लेकर के और लगातार विरोध भी कर रहा है इस बात का कि वो हमारी सार्वभौमिकता की बात है। कश्मीर सरकार ने, वहां की जो पाकिस्तान की सरकार है, उसने अपना एक इशू बना रखा है कश्मीर को, और उन्होंने पिछली बार अपने नवाज शरीफ ने ये कहा था कि हम कश्मीर की आज़ादी को एक मतलब क्या कहते हैं, ये पूरी हमारा स्वतंत्रता दिवस को मतलब उसके नाम करते हैं। तो एक उकसाने की कार्रवाई वहां है ही, और दूसरी कार्रवाई वहां पे जो आपके आतंकवादी जो गुट हैं उन लोगों की हाफिज सईद वगैरह ये जो लोग बाग हैं वो भी अपने इस मुकाम को दे रहे हैं। ऐसी सूरत में सेना सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि दोहरे मोर्चे पे मतलब क्या इस समय व्यस्त है, और ऐसी सूरत में जब है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा तो नेचुरली है कि ऐसी कैजुअलिटीज आएंगी इस देश के लिए, इसको सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि शत्रु को ऐसा नहीं होना चाहिए एहसास कि हम कमजोर हैं, बल्कि ये भी है कि दोनों साइड में अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो निश्चित रूप से उधर भी कैजुअलिटी होती है, इधर भी। जब यहाँ जोरदार जवाब देने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं भारत उसको जवाब भी दे रहा है, तो ये भी बात ये है। अब सवाल ये है कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार ने सारे अपने राजनेता गए वहां कश्मीर और उन्होंने ये वार्ता की है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई जो भी जिसको भी बात करनी है, कई प्रस्ताव रखे हैं, ये बात करनी वहां, लेकिन वहां अलगाववादियों का और आतंकवादियों का इतना टेरर है कि वो जो बात करना चाहने वाले भी जो गुट हैं वो बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जिस तरह से भी होता है, और शुक्रवार के रोज जहां ये जामा मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं उस दौरान वो फतवे जो जारी होते हैं, और जिस तरह से कोहराम मचाने की कोशिश हर सप्ताह वो मतलब क्या कहते हैं उस एक छोटा सा सवाल है महेश, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि ये हालात नए नहीं है, वर्षों से हमारे यहाँ पे चलते आ रहे हैं, इनका सामना करना पड़ रहा है, सेना भी करे, चुनी हुई सरकार भी करती है, वहां की जनता भी करती है, और अगर कहीं पे खून खराबा होता है, अगर वायलेंस होती है तो उसका खामियाजा उस मुल्क को उठाना पड़ता है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं या फिर कुछ कर बैठते हैं थोड़ा बहुत भी, तो उसके बाद में उसे एक सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2 जवानों के सर काटे जाने का 2014 का मामला हो, जनवरी में जब काटे गए थे 2014 में, तो उस वक्त का मामला हो, नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया गया था। ये बयान वाजपेयी आज मोदी साहब को याद होंगे, या फिर इस पे ऐसे ही काउंटर कांग्रेस करती रहेगी, और जब सरकार चली जाएगी तो कांग्रेस की सरकार होगी तो फिर बीजेपी करती रहेगी। क्या इसे सियासी मुद्दा बनाया जाना चाहिए जब मालूम है कि सब कुछ नहीं कर सकते हम? देखिए, इस मामले में मैं बता रहा हूं कि जहां पे भी अगर जब भी मतलब मोदी जी चीन जाते हैं, एक चीज हो रही है, इसको कूटनीतिक हिसाब से भी देखिएगा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मामले को उठाती है और भारत सरकार, तो उधर से मोदी सरकार के बजाय उधर वायलेशन वो करते हैं कि वो उसको मतलब रिटेलिएट ये करते हैं कि हम आपके मतलब जो आप प्रयास कर रहे हो हम उसका विरोध करेंगे। वो ये एक सबसे बड़ी मतलब क्या कहते हैं वो वहां से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो कश्मीर का अगर उनके पास भी मुद्दा नहीं होगा तो वो फिर पाकिस्तान वो अपनी अहमियत और अपनी अस्मिता और उसमें मतलब पाकिस्तान के वजूद का मतलब क्या कहते हैं इस्तेमाल करने के लिए वो पाकिस्तानी सेना अपना प्रभुत्व वहां के, अब चूंकि इस समय कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे चुनाव डिक्लेयर हो रहे हैं,
तो वहां पे जो सेना को समर्थन करेगा या जो धर्म को समर्थन करेगा, उन चीजों को लेकर के वो बहुत जरूरी रहता है स्ट्रेटेजिकल। ये एक काउंटर मतलब क्या कहते हैं इस तरह की, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी हो सकती है। भारतीय जो है स्थिति में, यहाँ एक मैं सियासत की बात कर रहा हूं, यहाँ इसे सियासी मुद्दा बनाया जाता है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं तो उसको सियासी मुद्दा बनाया जाता है। अगर नरेंद्र मोदी अपना फिटनेस मंत्र जारी करते हैं और उसी दिन अगर कहीं सीज फायर का उल्लंघन होता है तो वो सियासी मुद्दा बना दिया जाता है। इसमें कोई दो रह नहीं, ये जो वाली जो है ना, एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है और ये चीज की भी जा सकती है। अब चूंकि योग दिवस आ रहा है तो ये इसके जरिए फिटनेस जो मंत्र का मतलब है, सरकार किसी भी क्षेत्र में कोई भी हो, चाहे वो नेता हो चाहे मतलब, लेकिन आपका अपना एक तजुर्बा है, हमारे नेता इन घटनाओं से कितना सबक लेते हैं? मालूम है कि हालात पर डिपेंड करता है कि हम रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अभी जो बयान जो चल रहा था मोदी साहब का, पुराना एक ट्वीट किसी ने ट्विटर पे अटैच किया है, उसमें कहा गया था कि एक जवान का सिर काटेंगे तो हम 10 जवान का सिर लेकर के आएंगे, और इस सार्वजनिक मंच से कहा जा रहा था। मोदी साहब को वो बयान याद दिलाया जा रहा है। इसी तरह से अगर मोदी अपना फिटनेस का मंत्र जारी करते हैं तो क्या कांग्रेस को इसी में एक ट्विटर्स की झड़ी लगा देनी चाहिए कि आप इधर फिटनेस के लिए तैयार हो रहे हैं, उधर सेना के जवान मारे जा रहे हैं? नहीं, इस चीज को देखो, सियासी बयानबाजी, नेताओं की बयानबाजी को अगर दिखा जाए, स्थिति यह है कि भारत एकदम युद्ध तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी परमाणु शक्ति है आज की तारीख में, हम भी परमाणु शक्ति है। दोनों ही मुल्क जानते हैं कि हम अगर लड़ेंगे तो किस तरह से लड़ेंगे। लेकिन एक अरसे से कश्मीर समस्या या बॉर्डर के इश्यूज को लेकर के दोनों साइड की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में माहौल बनाती हैं। इसमें ये स्थिति है, पाकिस्तान अपने हिसाब से करता है और भारत अपने हिसाब से उसको करता है जी। और ये वाली जो सियासी लड़ाइयां हैं, इसमें शहीद। चलिए आपके पास आऊंगा कर्नल साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं प्रयास जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि अगर मोदी अपना कोई फिटनेस मंत्र अगर देते हैं, और ये कोई अलग बात भी नहीं है, एक कैंपेन चल रहा है कि फिट रहो फिट रहेंगे देश फिट रहेगा, इसी वक्त आज वहां पे सीज फायर का उल्लंघन हुआ, 4 जवान शहीद हुए हैं, उसी के साथ कांग्रेस जोड़ रही है, किसानों के सुसाइड केस को जोड़ रही है। आज तो कोई नया किसानों का सुसाइड नहीं हुआ, किसानों को सुसाइड भी चल रहे हैं, तो आज ही क्यों याद दिलाया जा रहा है नरेंद्र मोदी को? देखिए, जनता सुबह सुबह उठकर अखबार के अंदर बीएसएफ जवानों की शहादत के बारे में खबर पढ़ती है और उसके कुछ देर बाद ही ट्विटर हैंडल से माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपनी फिटनेस का वीडियो ऐसे सहज भाव से, इतने कैजुअल होकर जारी करते हैं जैसे तो कुछ हुआ ही ना हुआ हो। तो मेरा कहना है कि जैसे राजनाथ सिंह जी का जो एक बयान है कड़ी निंदा वाला, जो अनिवार्य रूप से प्रत्येक आतंकी हमले के बाद आता है, यह कृत्य उससे भी ज्यादा निंदनीय है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री का जो वीडियो है अगर आपने देखा हो तो सीधे चल के दिखा रहे हैं, फिर 4 कदम उल्टे आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कश्मीर मुद्दे के ऊपर जो उनका एक नीति है, उनकी जो उनका एक चाल चलन का तरीका है भाजपा सरकार का, वो समझा रहे हो कि पहले 4 कदम आगे चलेंगे और फिर 3 कदम पीछे लौट के आएंगे। तो जिस व्यक्ति ने देश की जनता से मात्र 50 दिन मांगे हो सुशासन स्थापित करने के लिए, जिसने कहा हो कि मैं 1 के बदले में 10 सिर लाके दूंगा आपको पाकिस्तान के, उस व्यक्ति के द्वारा इतना सहज भाव से, इतने कैजुअल होकर ऐसे बिहेव करना, ऐसे बर्ताव करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, यह तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है, बहुत ज्यादा निंदनीय है। अगर आपको चैलेंज करने का इतना ही शौक है तो कभी पाकिस्तान को भी तो चैलेंज करके दिखाइए। पाकिस्तान को चैलेंज करने का दम चैलेंज किया जाना चाहिए। आप किस तरह का चैलेंज चाहते हैं पाकिस्तान से? पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी दल होगा। आपको लगता है कि बॉर्डर पे उस वक्त रेंजर्स जब फायरिंग कर रहे थे हमारे बीएसएफ की टुकड़ी पे, यहाँ जवानों पे, तो आपको लगता है कि उस वक्त उसका माकूल जवाब नहीं दिया गया होगा? माकूल जवाब दिया गया होगा और निसंदेह रूप से देना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब यूपीए सरकार थी, जब कांग्रेस शासनकाल था, तब इसको कायराना क्यों बताया जाता था? तब ऐसा क्यों दिखाया जाता था कि जैसे भारतीय सेना कभी कुछ करती ही नहीं है? सीज फायर का महिमामंडन क्यों किया गया? आप उस सिलसिले में कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसा कहते थे तो आज जी मैंने ये नहीं कह रहा। भारतीय सेना के कई पूर्व अधिकारियों ने इस बात का बयान दिया कि सीज फायर पहली बार नहीं हुआ था, सीज फायर पहले भी होते रहे थे। तो भारतीय सेना का उपयोग करके स्वयं की पार्टी के महिमा मंडन के लिए यह कहना कि जैसे भारतीय सेना ने हथियार पकड़ के सीज फायर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में किया था, मेरे को इस चीज के लिए गलत लगता है। भारतीय सेना लड़ती है, पॉलिटिशियंस, हम राजनीतिज्ञ वहां पे लड़ने नहीं जाते, उन हालात का सामना हम नहीं करते। तो फिर जब कोई भी सरकार होती है तो उस समय जो विपक्ष में बैठी हुई सरकार होती है उसकी आलोचना करती है, ठीक है मैंने आपकी बात मानी,
ठीक है, लेकिन आलोचना गलत चीजों की होनी चाहिए, सही चीज पे समर्थन देना चाहिए। तो अगर भारतीय सेना है तो भारतीय सेना के साथ खड़ी है। चलिए मैं जवाब लेता हूं शील दवाई जी से। शील दवाई जी जवाब लेता हूं। शील जी जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी साहब ने 2013 से 14 के दरमियान इतने स्पीच दिए, चाहे बॉर्डर का इश्यू रहा, उन्होंने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। आज जो चीजें सामने आती हैं, अभी प्रयास जोशी जो बात कह रहे थे कि ऐसे मुद्दों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामने वाले की भी समझ में आनी चाहिए। बॉर्डर पे जो लोग उस वक्त की परिस्थितियों से जो लोग जूझ रहे होते हैं, उस पर भरोसा करना चाहिए कि वास्तव में इससे बेहतर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। हम जुबानी जंग यहां पे लड़ते हैं, लेकिन सोल्जर बॉर्डर पे लड़ते हैं। तो क्या जरूरी है कि ऐसे मुद्दों को भी हम सियासी मुद्दा बनाएं? देखिए, बहुत ही जिस तरह से प्रेस जी कह रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद बात मुझे लगी कि जो वीडियो आया उसमें जो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, एक जो एक्सरसाइज का स्टेप है उसको इस बार नीति से जोड़ रहे हैं। मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो कांग्रेस सरकार की राजनीतिक फिटनेस ही खराब है। उनकी जो सेहत जो पार्टी की आप सरकार बना रहे हो, कांग्रेस की पार्टी की बताइए आप। मैं पार्टी की बता रही हूँ, कांग्रेस की बता रही हूँ कि इनकी राजनीतिक सेहत ही अच्छी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने पूरे विश्व में पाकिस्तान को बेनकाब किया, विश्व स्तर पर यह बताया कि आतंकवाद का गढ़ है। बिल्कुल ये और लेकिन हासिल क्या हुआ शील जी? हासिल क्या हुआ उससे? हासिल क्या हो रहा है? आप बेनकाब कर दीजिए, आप वहां पे मिलिटेंट्स के आप कैंप्स को ध्वस्त कर दीजिए, आप बता दीजिए सैटेलाइट के जरिए कि देखिए इसी जगह पे कैंप चल रहे हैं, लेकिन हम हासिल क्या कर पा रहे हैं? हमारे 50,000 लोगों को बॉर्डर से खदेड़ दिया जाता है, आए दिन फायरिंग होती है और हम रमजान के आड़ लेकर के बैठे रहते हैं। नहीं, देखिए, हमने विश्व को यह बताने का प्रयास किया है क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। हमने इस महीने में ये लोगों को बताया कि हम आगे से नहीं करना चाहते, लेकिन सीज फायर अगर पाकिस्तान करता है तो उसका जवाब भी देते हैं। हमने जितने अभी जो सीज फायर किए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरह से इसमें कश्मीर में जो बच्चे पत्थरबाजी, आतंकवाद से प्रेरित होकर जो पत्थरबाजी कर रहे थे, हमने ये भी मैसेज देने का प्रयास किया कि जो भटके हुए बच्चे उनको लाया जाए, उनको स्टैब्लिश किया जाए, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर हम अपनी तरफ से फायर नहीं करेंगे, अगर उधर से आया तो हम जवाब एक ही नहीं करेंगे। जवाब एक ही मैं जानना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस ने इस बात को कहा कि क्या ऐसे मुद्दों पर सियासत करना जरूरी है? याद दिला रहे हैं मोदी साहब को कि हमने कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी का वक्त रहा हो, चाहे दूसरा वक्त रहा हो, उस वक्त भी कारगिल का युद्ध हुआ था, अटल जी उस वक्त सरकार में थे, लेकिन कांग्रेस का यह दावा है कि कभी सियासत नहीं की, कभी ऐसा अवसर नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी साहब इतने उतावले क्यों थे? ये कांग्रेस का बयान है, मैं उसे आपको अक्सर से बता रहा हूं कि मोदी साहब इतने उतावले क्यों थे कि वहां पे बॉर्डर पे अगर जवानों के सिर काटे जा रहे, तकलीफ सबको थी, लेकिन वो कह रहे थे कि हम एक का बदले 10 लेके आएंगे। टीवी इंटरव्यूज में ये बात कह रहे थे कि ऐसा मौका आएगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कांग्रेस के आरोप हैं कि आज क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं किया है ना, हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक जो उसके बाद हासिल क्या हुआ? हासिल क्या हुआ? हासिल हुआ ना कि जिस तरह से हम जो आक्रामकता हमारी आई है, हमने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है। कौन सा क्षेत्र, और दूसरे शब्दों में ये भी कहूं कि राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। ये कह रहे हैं कि कभी भी सीज फायर जो हमारे समय में हुआ नहीं, और जो जिस तरह से पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है, ये सर्जिकल स्ट्राइक हमारे समय में भी हुई है। और जो मतलब उपलब्धियां, जब भी कोई उपलब्धि की बात आती है तो राजनीति इनकी तरफ से शुरू हो जाती है। शील जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप बीजेपी अभी वैसी बात कर रही है कि पथरा हो रहा है दोनों तरफ से, सामने वाला पत्थर फेंक रहा है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने भी उसको पत्थर मारा है, लेकिन आप बेगुनाह हैं, आपका कोई दोष ही नहीं, लेकिन फिर भी आप सर फुटा बैठते हैं। तो इसमें कहां बहादुरी साबित हो पा रही है कि हम इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से उसको पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया, उनके इतने टैंक्स को हमने ध्वस्त कर दिया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पा रहा है। 27 जवानों की शहादत इस साल में 13 जून तक, अगर 27 जवान शहीद होते हैं तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक जनहानि। हमें इस बात का विचार करना चाहिए। हम केवल एक सैल्यूट ठोक करके उस अर्थी को, हम उस परिवार को वो डाडन नहीं बना सकते। एक दिन वहां पे हुजूम रहता है नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, सेना के लोगों का, उसके बाद में कोई जाके पूछता हूं उन लोगों से कितने लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है। मैं लिस्ट से बता सकता हूं झुंझुनू की कितनी विधवाएं हैं जो आज भी पेंशन के लिए घूमती फिरती हैं। उनसे कभी कौन सा सर्टिफिकेट मांगा जाता है, कभी कौन सा सर्टिफिकेट मांगा जाता है। देखिए योगेन जी, ऐसा ये शहादत महज एक कहने भर के लिए कि कोई, देखिए जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने शहीद सैनिकों और उनके परिवार के लिए किया है, मैं समझती हूँ अपने आप में उदाहरणीय है। एक उदाहरण देती हूँ, जिस तरह से जब पहले डेड बॉडी आती थी तो उसका क्या होता था, ये भारत ने ये दिखाया कि अगर पाकिस्तानी में कोई बॉडी आती है
पाकिस्तान की भी कोई बॉडी आती है तो वो देखिए, ये हमारी एक परंपरा रही है, ये हमारी परंपरा, लेकिन आप इसको बीजेपी से भी मत जोड़िए। हमारे एक परंपरा रही है कि वर्षों से हमारे जो चीज चल रही है, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं। हम चाहे आज आपस में दोनों ही एक दूसरे से दुश्मनी साधते हो, भारत और पाकिस्तान, लेकिन कारगिल युद्ध में कितनी डेड बॉडीज हैं, बड़े सम्मान के साथ में हमने लौटाई। वो पाकिस्तान है कि उसने ली नहीं है, मना कर दिया कि हमारे नागरिक की नहीं है, वो एक बात अलग है। तो बाकायदा सह सम्मान उनका फिर भी जो उनकी रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार हो सकता है वो किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। आप इसको बीजेपी के साथ सेना के सम्मान को मत जोड़िए। यहीं पे करंट दौड़ता है कांग्रेस के अंदर कि आप इस बात को भुनाने की कोशिश करते हैं। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम मोदी के फिटनेस मंत्र और सैनिकों की शहादत की। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मोदी ने जैसे ही अपना फिटनेस का वीडियो वायरल किया और सांबा सेक्टर जम्मू कश्मीर में शहादत की बात सामने आई तो इस पे ट्विटर्स की झड़ी लग गई। पूछा जा रहा है कि मोदी जी आपके पहले के बयान का क्या हुआ। चलिए इस मुद्दे पर हम आगे बढ़ते हैं। मैं कर्नल साहब आपके पास आना चाहूंगा कि ये तो सियासी मुद्दे हैं, सब कुछ चलते रहेंगे और इसी तरह से बातें आती हैं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात आती है। अगर आज कहा जा रहा है कि 4 जवान शहीद हुए हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, कर कौन नहीं पा रहा? इसका मतलब बॉर्डर पे जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे। हम हमारी कहीं पे जो सोच है उसको उस मायने में वहां तक राजनीतिक दृष्टिकोण से बाहर निकालनी होगी और इस बात पे भरोसा रखना होगा कि बॉर्डर पे जो लोग डटे हुए हैं उस पे भरोसा रखना चाहिए कि उस वक्त इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। या तो सामने वालों को भी कुछ किया होगा और वहां पे शहादत यही एक अंतिम, अगर हमारी एक उस वक्त स्थिति थी तो उसी से निपटने के लिए यही शायद बेहतर एक ये कहें कि एक रास्ता था। ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसे ही बताया जाता है कि शहादत हो रही है, जवान शहीद हो रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भाई सरकार कोई भी हो, राजनीतिक दल जब अगर आज हम इस बात पे कहीं रिएक्ट करते हैं तो अगले दिन उसका रिएक्शन भी आएगा। तो क्या जरूरी है कि सारी चीजें की जानी चाहिए? आपको लगता है कि अब चलिए आप रिटायर्ड कर्नल है, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि कम से कम कुछ मायने में तो हम राजनीतिक दृष्टिकोण को साइडलाइन करें। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं साहब, जिस तरह की आपने बातें कही हैं। सबसे पहले तो ये मोदी फिटनेस मंत्र है, ये स्टेटमेंट है देश के लीडर का, जिसपे ज्यादा इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। वी मस्ट टेक पॉजिटिव। अब सेना से जुड़ा हुआ जो सवाल है, फिटनेस हमको भी रहना चाहिए और समाज में सब लोग रहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। आपने एक बात और पूछी थी, जो शहादत है, कश्मीर बॉर्डर है, लड़ाई झगड़े हैं, ये कब रुकेंगे? अगर कोई भी मिलिट्री हिस्ट्री से या सामाजिक तौर पे इन चीजों की चर्चा करे, इसका रुकना एक वो विषय है, अगर सरकारें चाहें और जनता चाहे तो ये रुक सकता है। अब ये ऑनेस्टली कौन चाहता है कौन नहीं चाहता, ये फैसला तो जनता और पॉलिटिकल लीडरशिप को करना है। जहां तक अभी मेरे साथी एक बार अभी थोड़े पहले कुछ चर्चा कर रहे थे कि बॉर्डर का जवाब दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, सेना की क्या कार्रवाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से जनता को भी, जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है, जो हम लोग कमांडर्स हैं एट वेरियस लेवल ऑन बॉर्डर्स, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, ना हमें कहीं पीछे देखना ना कहीं आगे देखना। आई मस्ट मेक वेरी क्लियर, ना पहले थी ना आज है। थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें प्रॉब्लम्स हैं वो देश के साथ, सेना भी उसी समाज का हिस्सा है। अगर फाइनेंशियल क्रंच है और इश्यूज है उस पर नहीं जाते हुए, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मैंने बताया आपको, पर रुकेगी कब ये सवाल है। देखिए, जब भी कोई इस दुनिया में, भारतवर्ष एक बहुत पुरानी एंटिटी है। आज अगर हम भारतवर्ष के हिस्से में देखें, हमारी जो मौजूदा प्रॉब्लम है भारत की, वो दी हुई है किन्हीं फॉरेन पावर्स की, और जिसको 47 और उससे पहले जाके देखें टुकड़े करके हमको पकड़ाया गया। कश्मीर इतना आसान मुद्दा नहीं है जो हम नाम लगा देते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पे, दूसरी पावर में आती है तीसरे पे, एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग सेम इश्यूज। बिल्कुल। एंड इन इंडिया आई मस्ट टेल यू, पाकिस्तान का नाम लेकर के किसी युवा के एस्पिरेशंस, उसकी एक भावनाओं को आप ऐसे खड़ा कर सकते हैं हिंदुस्तान में, जो अंदाजा लगाना संभव नहीं है। मैंने भी मेरी सर्विस दौरान में टीवी में सुनता था, और सेम पाकिस्तान का हाल है।
पर मैं जानना चाहूंगा क्या कोई बुद्धिजीवी इस मसले को जेन्युइनली सुलझाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मैं नहीं मानता जर्मनी की, ईस्ट और जर्मनी की दीवार टूट गई, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया टूट, ये तो हमारा हिस्सा है साहब, इसको उससे थोड़ा परिप्रेक्ष्य से दूर जाना पड़ेगा। जहां तक 5 उधर शहादत उधर जवान उनके खत्म हुए तो हम कहते हैं दुश्मन को मार दिया, हमारे खत्म होते शहीद हो गए। आफ्टर ऑल इट मस्ट स्टॉप। अरे ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको बता दूं, भावना चाहिए और वो स्पिरिट चाहिए। अगर कोई आप चाहते हैं रुके, मैं रास्ता डिबेट करने को तैयार हूं उन रास्तों पे जो संभव है आसानी से। नंबर 2, कश्मीर की 2 बातें बताई गई। आपने कहा कि पत्थर का, इंसर्जेंसी का, अंदर बाहर। प्लीज आई मस्ट टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, जो भी डिबेट्स हो, इनको मिक्स करके हम मुद्दे से भटक करके चले जाते हैं। एवरी इश्यू बहुत सेंसिटिव है। आपने अभी एक चीज और कही कि रमजान के महीने में सीज फायर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, ये इश्यूज हैं मिलिट्री कमांडर्स के। और मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, जनता से, पॉलिटिकल पार्टी से, प्लीज लीव इट टू मिलिट्री कमांडर्स। ये बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल हो सकती है, आप इसमें योगदान कर सकते हैं। नाउ अनदर पॉइंट, जैसे बॉर्डर का, हिंटरलैंड का और रमजान का भी आपने बताया। नाउ एक जो चीज अभी आपने बात कही कि वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छा नहीं करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी, कमियां निकालने को हम किसी में भी निकाल सकते हैं, कोई एंड नहीं है। मैं आपको 2 एग्जांपल गिना देता हूं यहां बैठ करके। 71 वॉर में भारतीय सेना ने वो काम किया था हिंदुस्तान और इस विश्व के इतिहास में जहां पर कभी सेनाओं में देखने को आने वाले युग में नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, सैनिकों की हमारी पेंशन 70% के ऊपर होती थी, उससे काट के 50% कर दिया। वो दौर दूसरा था, हमें तो पता ही नहीं लगा कब कम हो गई। सरकार किसी की, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सैनिक के साथ अगर वीरता का हमें कुछ जवानों की आपने मदद करनी थी, ऐसे कानूनी तंत्र में हमें मत छोटा करो। प्रेजेंटली अभी थोड़े सालों पहले सेना में अधिकारी होते हैं, अधिकारियों का रोल जवानों के साथ होता है और उनका हमने राशन बंद कर दिया। अभी सुनने में आया थोड़े दिनों पहले कि वर्दी भी हमारी बंद कर दी गई है। ये इश्यूज पॉलिटिकल नहीं है, प्लीज इनका मैं आप सबसे चाहूंगा, मंथन करूंगा और हिंदुस्तान की जनता से कहूंगा, सैनिकों को अपने डिबेट से बाहर रखें। हमारा काम बड़ा प्रोफेशनल है और अगर आपकी कोई भावना है तो हम तक पहुंचाएं। आई एम श्योर आने वाली पुस्तकों के भी जो लीडर्स हैं इसका सही चयन और सही कार्रवाई करेंगी। थैंक यू। बिल्कुल ठीक बात फरमा रहे हैं आप। और बस यहां एक बड़ा सवाल यह है कि जो काम हम नहीं कर सकते हैं, सियासी मुद्दा इसे नहीं बनाया जाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं किसी भी कमेंट को लेकर के, तो उसका रिएक्शन होना लाजमी है। यही बड़ी वजह है कि आज कांग्रेस भी ये बात कर रही है कि इससे पहले कभी इस तरह के मुद्दे को बुनाने की ना कोशिश की गई राजनीतिक दलों के माध्यम से और ना इस पे किसी तरह के कमेंट्स रहे। शील जी, मैं आप ही के पास में था ब्रेक से पहले, यही बड़ी एक तकलीफ है कांग्रेस के। आपने जैसे कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए थी, उस पर कहीं कोई अड़ंगा नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के दरमियान जैसे ही पोस्टरबाजी होना शुरू हुई तो राजनीतिक दलों को लगा कि इसका सियासी फायदा उठाया जाएगा और वहीं से विवाद शुरू हो गए। देखिए, मैंने पहले भी जैसे स्टार्ट में कहा था, कांग्रेस सेना से संबंधित हो या किसी और कोई भी मुद्दा हो, जो अच्छे मुद्दे भी हैं उनको भी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इनकी तरफ से जो इनके जो आईटी सेल के लोग हैं, जैसा भी कन्ना साहब ने कहा कि जो यूनिफॉर्म बोले कि सेना के पास यूनिफॉर्म के लिए, सरकार के पास यूनिफॉर्म के पैसे भी नहीं है। इसकी जांच की, ऐसा कहीं भी नहीं था। सरकार ने बार बार डिफेंस की तरफ से भी क्लियर हुआ कि ये सब वायरल जो करा जा रहा है ये बिल्कुल झूठ है। हमारी सेना को कहीं से भी किसी भी तरह की यूनिफॉर्म के संबंध में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी, जैसा कि आप यूपी की जो बात कर रहे हैं, तो जब जब कांग्रेस को लगता है कि हमारा जमीनी स्तर सरक रहा है, हम आगे आने वाले समय में जो भी इलेक्शन होंगे उनमें उनको हार दिखाई देती है, तो वो ऐसे इशू लेकर आते हैं। इवन इस पर जो अभी वीडियो की जो बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी, ये तो बहुत रूटीन की बात है। योग दिवस आ रहा है, हर आदमी योग करता है और मैं तो कहती हूँ उनको तो खुश होना चाहिए कि ये योग जो हमारी पारंपरिक भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, योग बचपन से सिखाया जाता है, योग गुरु जो कर रहे हैं और आज विश्व ने 21 जून को योग दिवस के रूप में स्वीकार किया, तो यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे हिंदुस्तान ने मोदी जी के थ्रू ही समझ लीजिए कि फिटनेस का एक मैसेज विश्व को दिया है।
विश्व उसको फॉलो कर रहा है। और जो वीडियो जो आया है ये कब रिकॉर्ड हुआ, क्या है, इसको गंभीर जो मसला है आज उससे जोड़ना, मैं समझती हूँ इससे छोटी मानसिकता नहीं हो सकती। और जो कांग्रेस जो जिस तरह के वायरल झूठे जिस तरह से प्रयास कर रही है, राहुल गांधी हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं, इनके जो और जो वक्ता हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं, तो इनकी एक हताशा है जो 2019 में जैसे ये सब 2019 में आप चुनाव लड़िए, आपकी तैयारी करिए। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं, उनकी सेना पे, शहादत पे सियासत क्यों होनी चाहिए? क्यों आप लोगों को भी उस वक्त इतना संयम नहीं था कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त ये कहा जा रहा था कि ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए, सेना के जवानों के सिर काटे जा रहे हैं। आज मोदी साहब को वही तो जवाब मांग रही है कांग्रेस। एक सियासी बयान देना कहीं बहुत जरूरी था उस वक्त? नहीं, अब देखिए, अच्छा मैं इनसे कांग्रेस सामने बैठे हैं, मैं इनसे पूछती हूँ, वन रैंक वन पेंशन का मामला इतने उससे मत लेके जाइए, आप उससे मत जोड़िए, उससे मत लेके जाइए। अब देखिए, यो तो अगर सील जी मैं बात करना चाहूंगा कि ये कर्नल साहब बैठे हुए हैं, बहुत नजदीकी से जब बजट हमारा आता है, आपको मालूम होना चाहिए कि हम तीसरा बजट मोदी साहब जब पेश किए, आपको मालूम है कितने हजार करोड़ की कटौती कर चुके सेना के बजट में? मालूम है आपको इस बात का? हम कितने दावे मारने शुरू कर दें, लगातार वर्तमान सरकार डिफेंस के बजट में से लगातार कटौती करती जा रही है। ये आप देख लीजिए, बजट के आपकी साइड पे पड़े हुए हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि हर साल कितना बजट कटौती की जा रही है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको मुझे लगता है कि क्या परिस्थितियां आ रही होंगी, लेकिन हमें भरोसा रखना चाहिए। केवल सत्ता की कुर्सी के लिए हम किसी को भी कहीं पे भी आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, झपकने की कोशिश, फिर आपको अंदाजा है कि सामने वाला कैसे चुप रहेगा उस पर? नहीं, अच्छा आप इसकी कटौती की बात करते हैं, आप देखिए ना एफडीआई जो लेके आए हैं हम सेना में, कितना जो वो कहना चाहिए कि जो ये अपने जो वेपन्स है वो भारत में बनने लग गए हैं। भारत विदेश से जो कंपनी आ रही है वो इन्वेस्ट कर रही है, वो कर रही हैं। आज हम कहां पहुंच गए आप देखिए, हमने कितने कितने जिस तरह से आकाश वो छोड़े हैं उनको देखिए। और मैं साहब आपसे एक निवेदन कर देता हूं, बहुत अच्छी सी बात है, साफ अगर एफडीआई आ रहा है, ओवरऑल गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन होगा, उससे डिफेंस को कोई फायदा नहीं होने वाला अकेले से। ये बात ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी से यहां से फास्ट मूव में आप अपनी टेक्नोलॉजी अपने तरीके से वेपन्स तैयार करा सकते हैं। ये बात ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयर के रूप में कोई खड़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, ये बात मैं सहमत हूं आपसे। लेकिन ये नहीं है कि जो वेपन्स बन रहे हैं उसके बदले जो गवर्नमेंट को टैक्स आएगा वो सारा का सारा पैसा आपके डिफेंस में चला जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, ये आप और मैं जानते हैं। ये रेवेन्यू कलेक्शन होगा, जो भी यहां पे पैसा आएगा टैक्स के जरिए उन किसी भी मद में आएगा तो वो बिल्कुल जाएगा। अगर आज बॉर्डर से स्टेट बॉर्डर से अगर कहीं को पैसा आता है या दूसरे टैक्सेस के जरिए को पैसा आता है, सबका अपना एक टैक्स स्लैब बना हुआ है, किसको कितने खाते में जाए। जीएसटी का आज है स्टेट जीएसटी, उसके बाद में सेंट्रल जीएसटी, अपना अपना पार्ट है, उसमें पैसा जा रहा है। तो ये कोई वो नहीं है कि केवल सेना के पास ही सारा आएगा। ये प्रयास हो सकते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन भरोसा आप लोगों को नहीं है। हिंदुस्तान को तो भरोसा है, पब्लिक को भरोसा है, हमारे साथ बैठे रिटायर्ड कर्नल हैं इनको भी भरोसा है, वरिष्ठ पत्रकार है इनको भी भरोसा है कि कोई भी चुनी हुई सरकार निश्चित रूप से जो चुनकर के पहुंची है कुछ ना कुछ कर रही होगी। ये बात ठीक है कि हम टुकड़ों में मिले थे, उनको देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, बहुत सारी पेचीदगियां हिंदुस्तान के सामने थी, तब जाकर के पूरा मुल्क खड़ा हुआ था। लेकिन आप लोग भरोसा तोड़ रहे हो एक दूसरे का। आप लोगों में भरोसा नहीं है कि बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए, कम से कम हमें हमारा मुंह बंद रखना चाहिए। ये आप लोगों में कमी है। हिंदुस्तान की जनता को भरोसा है कि सरकार जो कर रही है उस पर भी भरोसा है, सेना जो कर रही है उस पर भी भरोसा है। भरोसा आप लोग करिए। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बार बार, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, उन्होंने बार बार कहा है कि हमारी सेनाएं इमीडिएट कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और देखिए आप वही बात कर रहे हैं, ये फिर बयान इसी तरह का। अभी कर्नल साहब ने कहा कि पहले भी बॉर्डर पे जो मूवमेंट थे उसमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं है। पहले भी सेना को पूरी आजादी थी कि परिस्थितियों से निपटने के लिए आप बिल्कुल यहां की तरह नहीं है कि लाठीचार्ज हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको कलेक्टर से फायरिंग की परमिशन लेनी होगी। वहां सामने है वो बुलेट जो है वो कारतूस है, वो चनों की तरह ऐसे हैं जैसे चने से पेट भरता है, सामने वाले को उसी तरह से जवाब दिया जाता है। वहां गिनती नहीं होती फिर कारतूस की कि कितने निकल रहे हैं उससे। ये पहले भी इस बात की आजादी सेना को थी और आज भी है। यही सबसे बड़ी परेशानी शील जी कि हम इन मुद्दों को सियासी मुद्दा बनाते हैं कि आजादी सेना को सिर्फ आज ही मिली, आज से पहले नहीं थी। चले मैं प्रयास के पास में जाता, लेकिन मैं कर्नल साहब आपके पास आना चाहूंगा। कितना बदलाव देख रहे हैं वर्तमान और पहले से कि सरकार ने आज सेना को ज्यादा आजादी दे दी, इससे पहले नहीं थी। मोदी साहब का स्पीच भी मैं सुन रहा था। जी कर्नल साहब। जी
अभी जो आपने सवाल किया कि पहले और अब में क्या फर्क है, जैसा मैंने पहले बताया कि जहां तक हमारा फॉरवर्ड एरियाज में जो लोकल कमांडर्स के पावर्स थे उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, उसके अंदर हम कभी पीछे मुड़ के किसी से इजाजत नहीं लेते। जहां तक बड़े फैसलों का सवाल है उसका पब्लिक डोमेन में आने का भी प्रश्न नहीं उठता है। 2, तीसरा, जैसे कहते हैं कुछ बदलाव आए हैं, बिल्कुल आए हैं। एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हमारे साथ कितनी खड़ी है, उसमें एक पॉजिटिव चेंज हमको कुछ सालों में देखने को मिला है। कुछ सालों पहले तक सियाचिन जैसी जो जगह थी जहां कोई भी लीडर देश के नहीं जाते थे, ना ब्यूरोक्रेट जाते थे, ना कोई लीडर जाते थे। आजकल देखने में आया है कि वेरियस ओकेजन्स पे पॉलिटिकल लीडर्स और जनता के जो नुमाइंदे हैं सैनिकों के साथ जाते हैं और यकीनन उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल, एक चीज। दूसरी चीज इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा, मेरा पहले छूट गया था, कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो कश्मीर और टेररिज्म की प्रॉब्लम, जो बिकॉज हमारी जो प्रॉब्लम कश्मीर और उस इलाके से है, अब इसको थोड़ा सा उन लोकल कॉन्फ्लिक्ट से दूर देखना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिशियंस को जो प्लान कर रहे हैं, ये एक छोटा सा इससे तक की बीमारी नहीं है, ये इसमें कहीं और लोग भी इन्वॉल्व हैं और उन सब को इन्वॉल्व किए बिना इसका समाधान कठिन है। चलिए, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं कि देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस मुल्क की जनता को, हर आम आदमी को, सेना तो अपना एक्शन करती है, सरकारों पे भी भरोसा है कि चुन करके इसी वजह से भेजा हुआ उनको कि कुछ करके आएंगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को भरोसा क्यों नहीं है? आज ये बात अगर कहीं गिराने की आवश्यकता, आपने खुद ने भी देखा होगा, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, वो अपने हर त्योहार को, चाहे क्रिसमस हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, हमेशा सोल्जर्स के साथ ही मनाया करते थे। तो आज इस बात का क्रेडिट लेने की क्यों हम में होड़ मच रही है कि आज जो कुछ हो रहा है सिर्फ आज ही हो रहा है? नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा था कुछ सालों से लेकर के आज तक ये बदलाव। नहीं, ये नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूं कि वर्तमान में सिर्फ हर बात को भुनाने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर आप कर रहे हैं, सेना के बीच में जाकर के कर रहे हैं, तो वर्षों से सिलसिला चला आ रहा है। जी साहब, ऐसा है कि ये आपका दायित्व था। अगर कुछ लोगों ने कुछ समय नहीं किया तो गलत था, आज कोई कर रहा है तो ये आपका दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भुनाने की कोई भी मैं बात नहीं, उससे मनोबल बढ़ता है। आप अगर वहां जा रहे हैं, बिल्कुल, कई बार मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हैं, मीडिया के लोगों को वहां लेकर के जाते हैं, वहां पे कभी कभी बॉलीवुड के स्टार्स जाते हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत छोटी सी बात है जिसको लोग एंजॉय करते हैं कि फौजी भाइयों के लिए दूरदर्शन में कभी प्रोग्राम चलते हैं, कभी आकाशवाणी में चलते हैं। हम उसको कहें कि देखिए साहब, बॉलीवुड के स्टार्स की नाइट हमने अभी करवाई है। ये मुझे लगता है कि ये सब चीजें थोपी जाने वाली बातें हैं और इनका क्रेडिट किसी को नहीं लेना चाहिए। हमारी ड्यूटी है, हमको करना चाहिए। विषम परिस्थितियों में हम यहां पे बैठे हुए हैं, एयर कंडीशंस में बैठते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो कलेक्टर से मांग कर डालते हैं कि स्कूलों की छुट्टी होनी चाहिए। आज तो कर्फ्यू की तरह है, एक एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि दोपहर में इसके काम हो तो ही निकले, अदरवाइज अपने घर में रहें। गर्मी तेज है। कभी किसी ने देखा है कि बॉर्डर पे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, कितना टेम्परेचर वहां पे होता है? जो आज आप लिनेन की शर्ट पहन करके बैठते हैं, वहां सोल्जर्स की वर्दी की यूनिफॉर्म हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एक जैसा ही कपड़ा होता है उनके यहाँ पे। चाहे सियाचिन की माइनस का टेम्परेचर हो, चाहे जैसलमेर का 50 से ऊपर का टेम्परेचर हो, अगर वहां कोई अगर पॉलिटिशियन जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर हम कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। बिल्कुल ये होता है कि अपने फेस्टिवल को हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक अच्छी बात, एक अच्छी परंपरा है, वर्षों से चली आ रही है, इसे रेगुलर रखनी चाहिए, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए इसमें। एक बार फिर मैं प्रयास के पास में जाना चाहूंगा। मैं भी लेटेस्ट एक ट्विटर आप ही के राहुल गांधी साहब ने फिर किया है किसान और सेना के जवानों को लेकर के, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, जवान शहादत दे रहे हैं। यहां फिर वही मुद्दा घूम करके आता है कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है इन सब चीजों की? क्या हमें भरोसा नहीं रखना चाहिए एक दूसरे पे कि हम कर रहे हैं, या फिर वास्तव में रस्म अदायगी कि आज अगर हम किसानों की बात नहीं करेंगे, हम जवानों की बात नहीं करेंगे, तो कल जवाब क्या दे पाएंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं उठाने के लिए, वो भी उठाए जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सन 47 के बाद से आज तक 70 साल आजादी को हो गए हैं देश के। मैं आपको कांग्रेस का हालिया दर्द भी बयां कर देता हूं, और साथ ही साथ में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि विगत सभी चुनाव जो हुआ करते थे कभी, वो पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, रोड और रोजगार जैसे मुद्दों के ऊपर हुआ करते थे, महंगाई के मुद्दे पे हुआ करते थे। विगत कुछ चुनावों में हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़ी बड़ी जो रैलियां होती हैं, स्टेज के पीछे जो पोस्टर होते हैं, उनमें कुछ जवानों के मुस्कुराते हुए, हथियार लिए हुए फोटो होते हैं, और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियंस के यानी राजनेताओं के भी फोटो होते हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि पहले कभी ऐसी ओछी मानसिकता की घटनाएं नहीं
नहीं हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी। शील जी देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मैं दिखा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर हम वो ना बोले जो सच है, सच का आईना मैं प्रस्तुत कर सकता हूं विद सबूत। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वो हमारी भारतीय सेना के सम्माननीय जवान हैं, आपके पोस्टर बॉयज नहीं है, आपके ब्रांड एम्बेसडर नहीं है कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग करने के लिए उनको यूज कर लें, आप अपने महिमा मंडन के लिए उनको यूज कर लें, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको। वो सेना की प्रॉपर्टी, वो पिक्चर भी सेना की प्रॉपर्टी थी। आपको किसने अधिकार दिया कि आप भारतीय सेना के उन जवानों की फोटो को अपने मंच पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के आगमन के समय उनके स्वागत समारोह के अंदर या उनके कोई भी महिमा मंडन के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते? किसने आपको इस चीज की अनुमति दी? क्या सेना ने आपको इसके अधिकार की अनुमति दी? और अगर नहीं दी तो आप इस तरीके का महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं? या आप क्यों बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम ही जवानों के हितैषी हैं, सिर्फ हमारे सीने में ही जवानों का दर्द है, बाकी पहली वाली सरकारों द्वारा तो जवानों को भुला दिया गया था। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही, कश्मीर में 100 लोग लाइन में लग के नोटबंदी के समय जब मर गए तो आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, आपके गृहमंत्री कहते हैं कि हमने पत्थरबाजों की कमर तोड़ दी है इस नोटबंदी से। आगे देखिएगा इसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं। दूरगामी परिणाम ये हुए कि उद्वेलित कर दिया आपने, उस आग में ऐसा घी पड़ा या जो भी हुआ, चलिए उनका फंड डिस्ट्रॉय हो गया, अलगाववादियों का जो भी एक इकट्ठा धन संचय उन्होंने कर रखा था ऐसी घटनाओं के लिए, उस पे मार पड़ी। लेकिन न जाने कितनी ज्यादा एक कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ कितनी ज्यादा एक उन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई आपकी नोटबंदी के बाद। पूर्ण रूप से आपकी नोटबंदी फेल थी। आपने सिर्फ इस चीज पे भारतीय सेना पे हथियार अपने रख के कंधे पे उनके चलाने की कोशिश करी कि हम आतंकवादी जो ताकतें हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमने नोटबंदी करी है, वरना न जाने इस देश का क्या होता। तो मतलब आप हर चीज हर स्टेप के पीछे अकेले राष्ट्रवादी आप ही पैदा हुए हैं, अकेले राष्ट्रवादी भाजपा ही पैदा हुए हैं, कांग्रेस ने तो कभी राष्ट्रवाद किया ही नहीं। प्रयास से मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी अगर अपने फिटनेस का वीडियो अगर वायरल करते हैं, देखिए इसमें मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे। आज राहुल गांधी हैं, आपकी पार्टी के एक आइडल हो सकते हैं, यूथ के लिए एक आइडल हो सकते हैं। यह एक फॉलो किया जाता है कि आज नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी फिटनेस का मंत्र देते हैं तो बहुत सारे युवक युवतियां लोग ये फॉलो करते हैं कि इस उम्र में भी अगर प्रधानमंत्री अपनी सेहत के लिए कुछ समय निकालते हैं तो हमें भी थोड़ी जॉगिंग करनी चाहिए, हमें फिट रहना चाहिए। आम आदमियों से मीट द सेलिब्रिटी कैंपेन चल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से अपने नेताओं को मिलने के लिए नेताओं को सियासत क्यों होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी अपने फिटनेस का वीडियो अगर वायरल करते हैं, क्या ये भी हमारा सियासी मुद्दा होना चाहिए? उससे क्या फायदा हो जाएगा उनको? जनता तो ये भी जानना चाहती है, जनता तो शील जी ये भी जानना चाहती है कि वास्को डिगामा ने या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने आपके प्रधानमंत्री को विश्व भ्रमण का चैलेंज दिया था, जिसको पूरा करने के लिए वो लास्ट 2 साल से भ्रमण ही करते जा रहे हैं। सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री तो हमें अब मिले, जो राष्ट्र में ठहरेगा वो तो राष्ट्रवाद की बात करेगा। सही मायनों में जाना चाहूंगा, पैर ही नहीं टिकते अपने देश में। महेश जी आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए हमारे देश में हर चीज में सियासत ढूंढी जाती है कि कैसे राजनीति का मुद्दा बनाया जा सकता है। मुद्दे तो मुझे लगता है कि यहां पे बहुत सारे हैं जिन्हें उठाए जाना चाहिए। मैं सहमत हूं इनकी बात से कि पहले सड़क, बिजली, रोजगार, पानी, गांव के विकास की बात ये उठाई जाती थी और चुनाव का मुख्य एजेंडा भी यही होता था। पहले कभी ये नहीं होता था कि सेना के लिए हम ये कर देंगे, बॉर्डर पे ऐसा कर देंगे, इस चीज को ये कर देंगे, ये नहीं होता। बिल्कुल मैं सहमत हूं प्रयास की बात से। 80 के दशक तक, 90 के दशक तक भी ये सब चीजें चलती थी, लेकिन उसके बाद से कुछ होड़ सी बदल गई, हमारे मायने बदल गए। फिर भी क्या वास्तव में अब राजनेताओं को इस बात को लेकर के सबक लेना चाहिए कि कम से कम सेना जैसे और बॉर्डर के मामलों को तो हम एक सियासी मुद्दा उस मायने में तो बना सकते हैं कि हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठा रहे हैं, दूसरी जगह उठा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल गेन करने के तो कम से कम उससे बचे हम, ये तो कम से कम समझना होगा। देखिए, ये जो भी धारणाएं जो जिस तरह चुनावी जो एक मुद्दा जो बना है, ये 2014 से शुरुआत इसकी, उससे पूर्व नहीं था ये। उससे पूर्व जो है आप ये देखा कि यूपी की गवर्नमेंट के समय 1 रैंक 1 पेंशन वाली जो एक शुरुआत हुई थी, मुद्दा वहां से उठाया गया। चाहे उसे विपक्ष का कह दीजिए कि बीजेपी का उसने ले लिया, मुद्दा ले लिया, और मुद्दे को लेकर के फिर उसने जम्मू कश्मीर वगैरह रेवाड़ी में जो सभा हुई वहां से, हाँ, इस तरह की जो इशू जो शुरुआत हुई है 2014 से हुई, उससे पहले नहीं हुई थी। और ये धरना वहां से शुरुआत हुआ था, जंतर मंतर में जो सैनिक आकर के, पूर्व सैनिक आके धरना दे दिया।
तो इन चीजों को लेकर के फिर सब राजनीतिक दल जो हैं वो सब आम सभाओं में कि हम आपका भला करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये लागू करेंगे, उन मुद्दों को लेकर के उन्होंने शुरुआत कर दी थी। तो ये जो यहाँ एक माइलेज जो है, जो हमारी जो नारेबाजी और चुनावी मुद्दे बनाने की अगर हिस्ट्री लिखी जाए तो उसमें एक नया शगुफा होता था। इससे पहले गरीबी होती थी, महंगाई होती थी, ये सब कुछ होते थे। वो लगातार 71 के अंदर गरीबी शब्द एक इस्तेमाल किया गया था। आपने देखो हर दौर में अगर इसकी तुलना करें कब ये एकदम मतलब इश्यूज बनने शुरू हो गए थे। गठबंधन की राजनीति का भी एक मुद्दा बना था, गठबंधन वाली चीजें। तो ये अगर आप ये देखें स्टडी के ये हमारे जो चुनाव के इतिहास के अगर लिखा जाए मुद्दों के इतिहास तो एक बढ़िया अच्छा सा एक टॉपिक बन जाता है। सवाल यह है कि क्या हमें ये इशू बनाने चाहिए या नहीं चाहिए। तो कम से कम मतलब राजनीतिक दलों को एक तो सबसे पहले तो भाषा का इस्तेमाल करने की होनी चाहिए, उसके लिए एक संहिता भी बननी चाहिए। शुचिता की तो बातें करते हैं लेकिन भाषा में संयम का नहीं है, कोई किसी के भी टोपी उछालना में, और यही चुनावी मुद्दे बनने लगे आज। मेरा बस सवाल यही था कि क्या यहाँ सबक लेना चाहिए कि जो काम हम कुर्सी पे बैठ करके नहीं कर सकते तो कम से कम उसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, बहुत नजदीक से जानते हुए कम से कम सेना जैसे, पहले सेना के मूवमेंट को लेकर के कोई समाचारों में नहीं आता था, कुछ इस पे कोई रिएक्शंस नहीं होती थी, रोड खाली कर दिए जाते थे। लेकिन आज तो हम बिल्कुल मायने हमारे बदल गए हैं। आज अगर हम मुद्दा अगर कहीं बुढ़ाने की कोशिश की जाती है तो राजनीतिक दल सेना को भी नहीं छोड़ते हैं। अब तो कम से कम समझना चाहिए कि हम इसे मुद्दा ना बनाएं। जी कर्नल साहब। जी मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा जो अभी हमारी बातें निकल के आई हैं। सबसे पहले तो एक बजट की चर्चा में बीच में आया था कि बजट कम हुआ है, ज्यादा हुआ, डिबेट चल रही थी। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, इन सालों में सेना का जो बजट है डिफेंस सर्विसेज का रिड्यूस हुआ है। क्यों हुआ है, किस लिए मैं नहीं बता सकता। बिल्कुल। नंबर 2 बात अभी हमारे यहां मेरे दाहिनी ओर बैठे इन्होंने कहा, एक तो आजादी 70 साल को हम जोड़ते हैं। मेरा मानना है, ये विषय मेरा पर्सनल है, कि उस दौर को हम आजादी ना कहें, हमारे देश का विभाजन कहें तो जनता का प्रक्रिया कोई तरीके से लेनी चाहिए। क्या ये आजादी शब्द इस्तेमाल करना चाहिए या देश का विभाजन इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बात आपने कही, जवानों की जो पिक्चर हैं पॉलिटिशियंस के साथ इन दौर में देखी गई हैं। मैं करेक्ट करना चाहूंगा अगर मेरा इतिहास का ज्ञान सही है, और क्योंकि उस दौर में जब 71 की लड़ाई हुई तब भी कुछ नेताओं की फोटोएं आज तक बहुत जगह इस्तेमाल होती हैं। हर दौर के अंदर नेताओं ने फौज की फोटोओं का इस्तेमाल किया, इसलिए एक और दूसरे को ना करें बिना तथ्य के तो अच्छा रहेगा। कि कहीं तो लगाम लगाना होगा इसको, और इसको अब रोकें तो बहुत बेहतर है। जो पास हो गया सो हो गया, लेट्स स्टार्ट एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग। लास्टली एक बहुत अच्छी बात कही नोटबंदी के ऊपर, जो मुझे लगता है समाज के अंदर इसके ऊपर एक थोड़ा सा नेगेटिविटी है और पूरी तरह तथ्यों के साथ हम नहीं जा रहे हैं। जिन लोगों को टेररिज्म और मिलिटेंसी की नॉलेज नहीं है वो जनरली ये कमेंट करते हैं कि इसका नोटबंदी का उग्रवाद पे असर नहीं पड़ा। मैं एक सैनिक होने के नाते, और एक वो सैनिक जिसका उग्रवाद के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, मैं कह सकता हूं कि इसकी बहुत बड़ी मार पड़ी थी उग्रवादियों के ऑपरेशंस के ऊपर, पत्थरबाजों के ऑपरेशंस पे हमारे इस एक्शन से। जी कर्नल साहब, मैं माफी चाहूंगा, मुद्दा बहुत ही एक जरूरी था। लेकिन हम पूरे अगर इसको एक एनालिसिस करें तो हम सिर्फ इसी निष्कर्ष पे जन टीवी की ओर से हम चाहेंगे कि सेना जैसे इश्यूज को कम से कम हम कोई राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। भरोसा रखना चाहिए सरकारों को भी, प्रतिपक्ष की भूमिका होती है। आप पॉलिटिकल एजेंडे पे चलिए, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको आप उठा सकते हैं, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन ये पहले एक तरफ से नहीं होनी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को इस पे विचार करना चाहिए और कम से कम अब तक जो कुछ हुआ उसे भूल करके और आगे सेना जैसे मुद्दे को तो कम से कम फ्री छोड़ सकें, इसका कोई राजनीतिक लाभ ना ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।